हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास में आ चुका है, क्योंकि आप लोगों के आ जाने से जो क्लास का माहौल बन जाता है वो अद्वितीय है। मतलब वो कहीं और नहीं बन सकता जो यहाँ बन सकता है। जो बच्चे पूछ रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होगी, ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने आ चुका हूँ। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से मुझे बता देंगे। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो वो भी मुझे बता देंगे कि सर हमें ये दिक्कत है जी ऐसे। और आपकी दिक्कत को दूर करना मेरे लिए कर्तव्य है और मैं एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी हूं। ठीक है, चलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। तो कौन कौन बच्चा क्लास में आया है फटाफट से बता देगा मुझे, जिससे कि मुझे पता चल पाएगा कि हाँ ये वही छात्र हैं जो आगे चल के अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेहनत और प्रयास जो है लगातार रख रहे हैं। एक दो डाउट बच्चों को आ रहा है, जैसे एक बच्चा पूछा सर क्या हम पॉलिटी के वीओडी से पढ़ सकते हैं। बेटा आपकी इच्छा है, अगर आपको जल्दी से सिलेबस खत्म करना है तो आप पॉलिटी के वीओडी से पढ़ लीजिए, और अगर आपको सीडी दर सीडी पढ़ना है तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से आपको चीजों को कराया जाएगा निश्चित तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज आपने देख लिया, भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार पॉलिटी होती क्या है। आज हम बेसिक की क्लास लेंगे, पॉलिटी बेसिक्स। आज की क्लास है पॉलिटी बेसिक्स, इसमें सिर्फ पॉलिटी का बेसिक क्लियर कराया जाएगा। क्या कुछ पढ़ना है, क्या आपके डाउट बन सकते हैं ड्यूरिंग द सिलेबस, किस तरीके की चीजें रहेंगी, सिर्फ ये चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो आइए वही स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, पहले आप सभी आ चुके हैं, चलो भाई चलो। सर मैं अभी एसएससी जीडी का एग्जाम देके आया हूँ, विष्णु विजय भव। उम्मीद है कि आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बात को समझिए। देखो भाई, ये होती है आपकी पॉलिटी, ये होती है आपकी पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, और आखिरकार राज व्यवस्था होती क्या है? किसी देश के प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया, किसी देश के प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया राज व्यवस्था कहलाती है। किसी देश के प्रशासन को चलाने की व्यवस्था, किसी देश के प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया, वो चलाने की प्रक्रिया, वो चलाने की प्रक्रिया। तो किसी देश के प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया आपकी राज व्यवस्था कहलाती है। यह चीज यहां तक क्लियर हो गई? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोसीजर ऑफ रनिंग ए कंट्री, प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कंट्री इज कॉल्ड राज व्यवस्था। तो ये होगी बेसिक चीजें। ठीक है, दूसरी चीज, पॉलिटी को सर आप डिफाइन एक दूसरे तरीके से कर दीजिए, क्योंकि ये शायद मुश्किल है समझ पाना। आप किसी दूसरे तरीके से आप बता दीजिए कि सर आखिरकार पॉलिटी क्या होती है। अगर कल को आपसे मार्केट में आप खड़े हो, ठीक है, आपसे कोई आए और पूछे कि भाई राज्य व्यवस्था क्या है पॉलिटी है क्या चीज ये, तो आप बता दो दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच अ कंट्री इज ड्रिवन। या फिर आप इसको बता दीजिए कि यह अधिनियमों का एक मिला जुला स्वरूप है, या फिर आप कह सकते हैं यह अधिनियमों का, ठीक है, यह अधिनियमों का एक निश्चित स्वरूप है, का एक निश्चित स्वरूप है, निश्चित स्वरूप है, स्वरूप है जिसके अनुसार देश में प्रशासन चलता है, देश में प्रशासन चलता है, प्रशासन चलता है। क्लियर है जी? समझ गए सर। दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एक्ट, अ ग्रुप ऑफ एक्ट। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एक्ट है ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ एक्ट है, एक ग्रुप ऑफ एक्ट by which country administration is run, by which country administration is run, country administration is ran।
ठीक है सर, समझ में आ गई सर, दो चीजें हैं समझ में आ गई है, दिमाग एकदम ओके रिपोर्ट हो गया है। आपने हमें बताया एक अधिनियम का एक निश्चित स्वरूप है जिसके अनुसार देश में प्रशासन चलता है, सही है सर। लेकिन सर हमारे दिमाग में ना एक दूसरी चीज चल रही है, आखिरकार हम पॉलिटी पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं जी हम पॉलिटी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा जी, पॉलिटी हम पढ़े क्यों, हम तो नहीं पढ़ रहे और नाम दूसरे को सलाह देंगे पढ़नी क्यों है। नहीं देखो, पॉलिटी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नहीं सर हम सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ और बताओ। पॉलिटी को पढ़ने के दो रीजन, व्हाई वी रीड पॉलिटी, आपके सामने क्वेश्चन बहुत बार आएगा, व्हाई वी रीड पॉलिटी, व्हाई वी रीड पॉलिटी, आखिरकार हम राज व्यवस्था या पॉलिटी को पढ़ते क्यों हैं। दो रीजन बताऊंगा, रीजन नहीं रीजन ही है भाई, रीजन नहीं रीजन ही है, ठीक है। पहला रीजन क्या होता है, पहला पॉलिटी को पढ़ने का रीजन होता है सर, पॉलिटी पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि हमारा देश चलता कैसे है, हमारा देश चलता कैसे है, पहला रीजन, हमारा देश चलता कैसे है, कैसे है। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या हमारे देश में पहिए हैं, अरे नहीं भाई, हमारा देश चलता कैसा है इस चीज का मतलब है प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री करता क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, कल को अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं क्या करूंगा, इलेक्शन क्या होती है, इलेक्शन क्यों होते हैं, प्रधानमंत्री का पद इतना ऊंचा क्यों है, राष्ट्रपति के पास पावर होने के बावजूद राष्ट्रपति उसको यूज क्यों नहीं करना चाहता और क्यों नहीं कर पाता। अगर मैं कल को सरकारी नौकरी में लगूंगा मुझे क्या फायदा है, भारत का नागरिक कौन कहलाता है, कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता, मैं विदेशी कैसे बन सकता हूं, मैं विदेशी हूं तो भारत में रह सकता हूं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलेगा। सर कल को मैं जज बनना चाहता हूं, मेरे पास क्या शक्तियां होंगी, सर जज बनने के लिए प्रक्रिया क्या है, सर क्या मैं 80 साल का हूं, क्या मैं जज बन पाऊंगा, नहीं बन सकते। ये सब चीज जो है ना, इन सभी चीजों के आंसर आपको पॉलिटी में पता लगते हैं। या फिर सर एक बात बताओ, परसों की बात है, मैं किसी से कुछ बोल रहा था, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, सर अब मैं क्या करूं, आपकी पॉलिटी बताएगी आप क्या करोगे। सर बात यह है, मैं अपनी जो सरकार है उसके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं, आर्टिकल 19 आप कर सकते हैं। सर ये आर्टिकल क्या होते हैं, बेटा ये संविधान के अंदर आते हैं। सर ये संविधान क्या होता है, बेटा पॉलिटी के अंदर आता है। सर ये स्ट्रक्चर बनाओ, सर समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा ये जो चीज समझ में नहीं आ रही है इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो पॉलिटी कहलाती है, समझे, दिस इज द पॉलिटी। और जो लोग कहते हैं ना पॉलिटी इंटरेस्टिंग नहीं होता, मैं उनसे कहूंगा कि आप गलत जगह थे, अब सही जगह आइए और समझिए कि पॉलिटी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो शायद ही कोई हो। दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, दूसरा रीजन आपके एग्जाम में इसका अच्छा वेटेज है, जीएस सेक्शन में, जीएस सेक्शन में अच्छा वेटेज इसका पूछा जाता है, अच्छे वेटेज और अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं, इस विषय से पूछे जाते हैं, इस विषय से पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। याद रखना जीएस सेक्शन में अच्छे सवाल इस विषय से पूछे जाते हैं। भाई साहब आपके पेपर में आएगी इसलिए पढ़ रहे हो, काम खत्म, इसके आगे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। इस सवाल के आगे कोई बोल सकता है क्या, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। तो भाई पेपर में आती है इसलिए पढ़ते हैं, और पेपर किस लिए पढ़ते हैं, पेपर में हमें सिलेक्शन लेना है इसलिए पढ़ते हैं। सिलेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने से ही माहौल बन पाएगा। माहौल क्यों बनाना है, क्योंकि माहौल बनने से समाज में इज्जत बनेगी, इज्जत बनेगी तो फिर आपकी विवाह होगा, विवाह होगा तो आपके बच्चे होंगे, बच्चे कल को बड़े होंगे, कल बड़े होके उसके बाद फिर वो भी जॉब के लिए प्रयास करेंगे और उनको भी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समझना। सर कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने के लिए कंप्लीट बैच लेना पड़ेगा, जी हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस बैच के अंदर भी स्पेशल की तरह ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप स्पेशल हो, क्योंकि आप सभी मेरे लिए स्पेशल, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलिटी पढ़ने के मैंने आपको कुछ मूल मंत्र बताए कि हमारा देश चलता कैसे है, पता लगता है। जीएस सेक्शन में अच्छे सवाल इस विषय से पूछे जाते हैं, इसलिए बेसिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है भाई पॉलिटी। अब भाई जिससे पहले कि मैं आपके लिए पॉलिटी स्टार्ट करूं, थोड़ी सी चीजें होती हैं, जब मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा तो आपको दो तीन चीजें समझ में आएंगी कि सर आपने तो कहा था कि आप इस विषय का नाम भारतीय संविधान और संवैधानिक सिद्धांत बताते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, वो बता दीजिए सर, वो भी बताता हूं। पहले इतनी चीज आपको समझ में आ गई, आगे होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी छात्र जो हैं 10th और 12th कर चुके होंगे, तो आप इतने समझदार हैं कि मेरी कही गई बातों को आप समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, एंड कुछ डाउट्स आपके जो होंगे वो भी धीरे धीरे इसमें आने शुरू हो जाएंगे। डाउट जो है, अब आपके थोड़े से डाउट ले लेता हूं, वो डाउट जो जानने जरूरी है आपके लिए।
ठीक है, थोड़े से आपके डाउट लिए जा रहे हैं। जो एंटायर कोर्स आपको आ सकते हैं वो इसी स्लाइड पे ले लूंगा, क्योंकि बार बार अगर हम सेम डिस्कशन करेंगे तो आपकी पढ़ाई इंटरप्ट होगी, तो डाउट एक बार में ले लिए जाएंगे। अच्छा, तब तक मुझे ये बता दो, ऐसे कितने छात्र हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? ठीक है, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं पॉलिटी, वो भी फर्स्ट टाइम, या सब कुछ ही पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, वो आपसे पहले मुझसे पढ़े नहीं है? नाम बताओ फटाफट से अपना, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा आप आज किस क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, नाम बताना, पहली बार पढ़ रहे हैं लिखना, ताकि मुझे पता लगे। डाउट, पहला डाउट आपका बन सकता है, पहला और सबसे खास डाउट, सर नोट्स। इस डाउट के तो भाई कोई जवाब नहीं, सबसे ज्यादा डाउट यही बनता है। ठीक है, दूसरा डाउट आपका क्या बन सकता है, सर जी आपकी ये जो क्लास है, क्लास का टाइम क्या रहेगा? अच्छा, तीसरा डाउट आपका बन सकता है, सर आप कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? क्या आप मार्स की लैंग्वेज यूज कर सकते हो? और आपका डाउट क्या बन सकता है, फोर्थ, सर कितने समय में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स कंप्लीट कब होगा सर? कोर्स कंप्लीट कब होगा? फिफ्थ डाउट, किस एग्जाम के लिए है सर? किस एग्जाम के लिए है? किस एग्जाम के लिए है? ठीक है, इसके अलावा सर जी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। ज्ञान सिंह फर्स्ट बार, रानी निषाद पहली बार पढ़ रहे हैं सर। ओके ओके ओके, काफी छात्र हैं पहली बार वाले, चलो कोई बात नहीं। ये आपके कुछ डाउट बन सकते हैं, आपका कोई और भी डाउट बन रहा हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से जो डाउट बनते हैं ये कुछ एक ये बन जाते हैं डाउट, कंप्लीट कोर्स कितने समय में होगा, टाइम कितना लगेगा, आप पूछ लेते हो कई बार। सर किस एग्जाम के लिए बेटर है? लैंग्वेज क्या रहने वाली है सर? क्लास का टाइम क्या होगा? नोट्स हमें बनाने नहीं बनाने? और भी डाउट बनता है आपका है? ठीक है, और कोई डाउट जो भी बने आप पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। मेरे हिसाब से आपके ये 5 जो है फाइनेस्ट डाउट हैं जो किसी बच्चे को बन सकते हैं, सबसे खतरनाक डाउट। हाँ, एक डाउट बनता है प्रैक्टिस का, मुझे याद आया, वो आपको तो याद भी नहीं आया। सर प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस कैसे करें सर? सर बुक कौन सी बेस्ट रहेगी? सर बुक कौन सी बेस्ट रहेगी सर? ये आपके डाउट बन सकते हैं। अंडरस्टैंड? इन सभी डाउटों का आंसर एक बार में बता देगा भाई। ठीक है भाई, इन सबका डाउट बता देगा एक बार में। नोट्स जो है भाई आपको, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस क्या है? मेरी प्रेफरेंस है आप स्वयं बनाएं, आप स्वयं बनाएं। लेकिन सर हमने आपको पैसे दिए हैं, आपकी कंपनी को पैसे दिए हैं सर हमने। अच्छा बेटे, आपको नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास पीएनजी इसको बोलते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे मेरे बच्चे, वो आपको यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम बेटा आज जो है, आज क्लास का टाइम कुछ और रहा है, कल क्लास का टाइम चेंज करा देंगे। हालांकि क्लास का टाइम रेगुलरली 1 आवर का रहने वाला है, 1 आवर रहने वाला है, 1 आवर रहने वाला है। क्लास का टाइम आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा, पर रेगुलरली कोशिश करूंगा इसको एक ही समय पर सेट कर दें, इधर उधर क्लास को नहीं घुमाएंगे। मुश्किल से जो चेंज आएंगे वो 1 या 2 बार आएंगे, क्लास में बार बार परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज, सर क्या हम लाइव ही क्लास लें? ठीक है, क्लास टाइम में आती है, सर क्या लाइव क्लास लेना जरूरी है? क्या लाइव क्लास लेना जरूरी है? देखो मेरे भाई, पॉलिटी कोई हलवा नहीं है, और ना ही जो पॉलिटी है वो कोई हिस्ट्री की तरह है जो एक बार में बता दिया वो रट लेना नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटी को आपको सोचना पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करनी होती है। तो मेरा ऐसा प्रेफरेंस रहता है कि बेटा अगर आप रेगुलरली आ सकते हैं लाइव क्लास लेने के लिए तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। पर एक चीज बहुत विशेष, क्लास 1 से देखना, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल यूनिफॉर्म लेवल पे देखना। ये मत करना पहली क्लास देख ली, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है आगे बढ़ रहा हूं, अरे नहीं नहीं सर ये जो पढ़ा रहे हो ना तुम, ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है मैंने, मैं नहीं पढ़ रहा आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको सारी चीज पढ़नी होगी जो मैंने बताई है, उसको कंप्लीट करना होगा। आगे लैंग्वेज क्या रहने वाली है भाई? मुझे हरियाणवी आती है, मुझे पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी मुझे 2 अलग अलग कंट्रीज की आती है, तो जो आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। वेल इस बैच के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगी।
किसी बच्चे को स्पेनिश में अगर कोर्स पढ़ना हो तो बता देना, थोड़ी बहुत आती है पर इतनी ज्यादा नहीं आती। रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लास लेंगे तो अच्छी बात है, वरना रिकॉर्ड सारा देख लेना, रिकॉर्ड सारा देख लेना। कंप्लीट कोर्स में टाइम कितना लगेगा? लगभग आपकी 40 क्लासेस लग जाएंगी, 40 क्लासेस अप्रॉक्स। अब ये 5 क्लास कम भी हो सकती है, 5 क्लास ऊपर भी जा सकती हैं। जो मेरा सीजीएल बैच होता है उसमें 55 का, सीजीएल या यूपीएसआई के बैच में 50 जाती हैं, और मतलब आपके बैच के अंदर ये 40, 45 या 37 के आसपास रहेंगे, पर 40 अप्रोक्स रहेंगे। किस एग्जाम के लिए है? जो आपने बैच खरीदा है उसके लिए है, जो आपने बैच खरीदा है उसके लिए है। आपको पता है किस लिए आपने बैच खरीदा? उसके लिए बेसिकली है। काम खत्म। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में अगर आप पॉलिटी पढ़ के जाना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ लीजिए, आपको पॉलिटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझते हैं और खुद घर जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आप इससे अपने स्टेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्टेट के प्री के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहां से रिटर्न तो आप कैसे ही कर पाएंगे क्योंकि मैं रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ प्री के लिए आप ट्राई कर सकते हैं यहां से अपने स्टेट पीएससी के लिए, अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझते हैं। उसके लिए हालांकि सेपरेट बैच आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करें? किसी भी बुक से कर लो, कहीं से भी कर लो, मुझसे पढ़ो, किसी भी बुक से, मार्केट में कहीं से कहीं तक भी अगर कोई बुक है, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आप कहीं से किसी भी बुक से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनी बुक फ्रॉम मार्केट, एनी बुक, एनी प्लेटफॉर्म, एनी वेबसाइट, कहीं से भी पढ़ लेना बेटा, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, मुझे ना दिक्कत है ना कोई परेशानी। बुक देखो, मेरी बुक पहले मार्केट में अवेलेबल होती थी, जीत राणा नाम से आती थी, जो मेरा नाम है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर आपको बुक परचेज करनी है, मेरी बुक अभी मार्केट में नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कि मेरी कोई बुक अभी मार्केट में नहीं है, आएगी, अवेलेबल होगी तो मैं बता दूंगा, अवेलेबल होगी तो मैं बता दूंगा, इफ अवेलेबल मैं बता दूंगा, अभी अवेलेबल नहीं है। तब तक मेरा पर्सनल सजेशन आपको यह है कि जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, दिस इज मोर देन इनफ। आपको बुक परचेज करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। बैच को स्टार्ट कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी फिलहाल में आपको नो नीड, क्लासेस कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना साथ में, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है। जो बच्चा मेरे नाम पूछ रहा है, मैं बस एक सलाह देना चाहूंगा, यहां पे लिखा हुआ है कुछ, देख लेना। ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट? नाउ कैन वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? अरे भाई विकास, बिल्कुल आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई दिक्कत आती है तो हम मुझे आप बता सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई दिक्कत आती है बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स आपको करा दूंगा। लेकिन ये ज्यादा इंटेंस नहीं करेंगे आप। जैसे अब बच्चा कह रहा है सर रीजनिंग की क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है, भाई हो जाएंगे अनुपम, ठीक है, इतना कह सकते हैं। लेकिन वो सेम चीज। और दूसरी चीज सर, एक बहुत कॉमन डाउट आता है बच्चों का, क्या मेरा कमेंट आपके पास तक पहुंच पा रहा है? हे वत्स, मेरी क्लास में ना तो आज तक कभी कोई बच्चा ब्लॉक हुआ है और ना वो आगे कोई बच्चा ब्लॉक होगा। भले ही वो यूट्यूब हो, वो ऐप हो, वो कहीं पे ब्लॉक नहीं किया जाता। ये हमारी क्लास की विशेष विशेषताओं में से एक है, ठीक है। तो हर एक बच्चे का कमेंट मेरे पास आता है, ये कभी मत सोचना आपका कमेंट नहीं आता, सबका कमेंट आता है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। हाउ इज द जोश ऑफ द क्लास? बताइए, बताइए। कोई डाउट आता है सर? डाउट पे क्या करना है सर? डाउट के लिए मैं बता दूं, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में लिखा हुआ है, आपके डाउट सेशंस लिए जाते हैं। डाउट सेशन क्लास के लास्ट के 5 मिनट में लिए जाते हैं। एमसीक्यूएस की कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस मैं भी कराता हूं, वो कंप्लीट करने के बाद कराता हूं। कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई ही जाएगी। डाउट सेशन आपकी क्लास के लास्ट के 5 मिनट में होता है। हर रोज क्लास के लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट्स के लिए है। ओके, हाई सर, दैट्स गुड, दैट्स गुड भाई, दैट्स गुड। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। दूसरी चीज, आज जो बच्चा क्लास में, मुझे कल भी वो सेम बच्चे चाहिए क्लास में, ठीक है। चलो, अच्छा ये सब चीजें क्लियर है? हाँ बेटा, अभिषेक हो जाएगा भाई, अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें क्लियर करने के बाद भाई बढ़ रहा है अब आगे। अब ध्यान से बात को समझो, यहां से लिखना शुरू करिए।
यहां से लिखना शुरू करिए। स्टार्ट द नोट्स फ्रॉम हियर। एक हल्की सी एक चीज और नोट्स लिखने से पहले एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है यहां पे रह गई है, जो 8वें नंबर का पॉइंट इसमें बनता है। मैं सोच रहा था यार 8 डाउट होते हैं बच्चों को, वो 8वां कौन सा? वो है सिलेबस का। सर हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे? आपने सिलेबस तो बताया नहीं सर। लो भाई सिलेबस, ठीक है, ये लीजिए सिलेबस, ये रहा, ये आपका सिलेबस है। अब देख लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंटर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हम यहां पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान और संवैधानिक सिद्धांत। मैं अपनी पॉलिटी को ऐसे ही लिखता हूं, भारत के संविधान का विकास। इसके अंदर 3 पॉइंटर बनेंगे। ये यूनिट है, दिस इज यूनिट 1। ये कंप्लीट क्या बेटा? ये यूनिट 1 है, यूनिट 1। ये आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 2। और उसके बाद जितना भी ये चैप्टर्स हैं, फिर ये चैप्टर शुरू हो जाएंगे। यूनिट 2 ही है, उसके बाद ये सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर शुरू हो जाते हैं यहां से, फिर ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद ये चैप्टर शुरू होते हैं अपने, ठीक है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, ये यूनिट है शुरुआत में, बाद में ये आपके चैप्टर्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें पहला ही सब्जेक्ट आप पहली यूनिट आप देखेंगे, भारत के संविधान का विकास। पहली यूनिट क्या है बेटा? भारत के संविधान का विकास। स्क्रीनशॉट की मेरे ख्याल से आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज आपको पीएनजी में मिल जाएगा, तो ये आपको बैच में ही मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए, पलक जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। अब बात को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, एडिंग डाल लीजिए पहली यूनिट की, यूनिट 1, भारत के संविधान का विकास। यूनिट 1, भारत के संविधान का विकास। संविधान का विकास, भारत के संविधान का विकास। लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है? अगर मैं आपको यहां पढ़ाने लगूंगा भारत के संविधान का विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं यहां पे आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें 2 चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने में। क्या जी? सर जी आपने कहा था कि आप पॉलिटी पढ़ाओगे, आपने कहा था आप राज्य व्यवस्था पढ़ाओगे, तो अब एक बात बताओ, सर आप ये भारत के संविधान को क्यों पढ़ा रहे? क्या भारत का संविधान ही भारत की राज्य व्यवस्था है? नहीं भाई, दोनों चीजें अलग अलग हैं। राज्य व्यवस्था एक अलग चीज होती है और संविधान एक अलग चीज होती है। तो सर इन दोनों को अलग अलग करके बताओ फिर। सही बात, लड़के ने दिमाग वाली बात कर दी। अब बात को समझिए, ये होती है राज्य व्यवस्था, एक चीज होती है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है प्रशासन चलाना, प्रशासन चलाना। प्रशासन कौन चला सकता है? सर जिसके हाथ में पावर हो। प्रशासन कौन चला सकता है? जिसके हाथ में पावर हो, ठीक है जी। प्रशासन वो चला सकता है जिसके हाथ में सत्ता हो, सत्ता, जिसके हाथ में सत्ता हो, यानी जिसके हाथ में पावर हो, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आखिरकार ये पावर क्या कहलाती है? आखिरकार ये पावर होती क्या है? इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन, और इस राज्य व्यवस्था को बोलते हैं पॉलिटी। सब कुछ इंग्लिश में हिंदी में दोनों जगह मिल रहा है। तो सत्ता यानी पावर किसी के हाथ में है, तो कैसे हम समझा पाएंगे कि हाँ भाई उसके हाथ में सत्ता है या उसके हाथ में पावर है? वो हम कैसे समझा दें, वो बता दो हमें तो। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो आप हो, आपसे मैं कहूं कि क्या आपके घर में आपकी चलती है? क्या आपके घर में आपकी चलती है? अगर मैं आपसे ये सेम सवाल पूछूं तो आप क्या कहोगे? हाँ जी मेरी चलती है, मेरे घर में। उस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे कि आपके घर में आपकी शक्ति चलती है, आपके घर में आपकी सत्ता चलती है? उस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे? या फिर अगर मैं आपसे कहूंगी क्या आपके घर में आपके पापा की चलती है, आप कहोगे हाँ चलती है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? देखो डिफाइन करने का तरीका होता है, पावर जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं जहां आपके द्वारा बनाए गए नियम व कानून के अनुसार कार्य हो, जहां आपके द्वारा बनाए गए नियम व कानून के अनुसार कार्य हो, वेयर the administration is according to the law and order given by you is called the power handling,
या फिर उसको सत्ता का कहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलो इसका नाम है रंगा, इसका नाम है रंगा, ठीक है। रंगा अपने घर का मुखिया है और इसके घर की, जो इसके घर की सत्ता, रंगा के घर की सत्ता इसके हाथ में है, इसके हाथ में है। अच्छा, जो एग्जांपल लिखूंगा वो नोट नहीं करना है, ठीक है। घर की सत्ता इसके हाथ में है, मतलब ये गवर्न करता है घर की सत्ता। तो इस चीज का, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि सर घर में जो भी कानून होंगे, जो भी कानून या नियम होंगे, वो यही बनाएगा और यही लागू करेगा, यही बनाएगा और यही लागू करेगा, और यही लागू करेगा, लागू करेगा। अगर इसने कह दिया कि आज घर में दाल बनेगी तो दाल बनेगी, अगर इसने कह दिया कि आज घर में पनीर बनेगा तो पनीर बनेगा, क्योंकि इसकी चलती है ना, सत्ता इसके हाथ में है। तो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसकी चलती है, उसका मतलब है कि उसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून जो है यही बनाएगा और यही लागू करेगा, मतलब इसके हाथ में सत्ता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है जितनी आपने यहां तक बता दी। लेकिन अब आती है दो दिक्कतें सर। ये लेकिन राजव्यवस्था जो है यह तो एक देश पर आधारित है ना, ये राजव्यवस्था जो है सर ये तो एक देश पर आधारित है, और ये तो भारत देश की बात की गई है, भारत देश पर आधारित है। हाँ जी, तो राजव्यवस्था किस चीज पर आधारित है मेरे बच्चे? राजव्यवस्था जो आधारित है देश पर आधारित है, देश पर, भारत देश, भारत देश पर आधारित है, क्योंकि हम भारत की राजव्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारत देश। तो भारत देश में जो प्रशासन चलाना या सत्ता जो है क्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है? नहीं सर, एक व्यक्ति के हाथ में कैसे हो जाएगी सर? एक व्यक्ति के हाथ में हो ही नहीं सकती। तो फिर किसके हाथ में होती है सर? ये होती है तीन अलग अलग विभागों के हाथ में। ये पॉलिटी का बेसिक चल रहा है। तो सत्ता किसके हाथ में होती है? तीन अलग अलग विभागों के हाथ में। तो सत्ता का जो डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू, इसको डेफिनेशन को लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत की प्रशासन या राजव्यवस्था के अनुसार भारत में सत्ता का विभाजन तीन स्तरों पर किया गया है। तीन, ये देख लीजिए भैया, तीन जगह आप देख लीजिए किस किस तरीके से सत्ता का विभाजन किया गया है। पहला विभाजन किया जाता है विधायिका के पास, विधायिका के पास। दूसरा किया जाता है कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका के पास। और तीसरा किया जाता है न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका के पास। तो तीन आपके लेवल यहां बन चुके हैं। विधायिका को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एंड न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशियरी। तीनों का कार्य क्या क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कानून बनाना, बनाना, इंग्लिश में लॉ मेकिंग। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून लागू करना, कानून लागू, लॉ इंपोजिंग। और विधायिका का काम क्या होता है? कानून का संरक्षण करना, ताकि जो कानून है वो कानून रहे, लंबे समय तक रहे, कानून का संरक्षण करना। लॉ कंजर्वेशन, लॉ कंजर्वेशन, लॉ कंजर्वेशन, कानून का संरक्षण करना। ठीक है सर जी, मतलब सर हम समझ गए कि भारत की राजव्यवस्था प्रशासन में ये तीन स्तरों पे होता है जी। वेरी गुड। लेकिन सर एक बात बताओ, हमारे घर में तो चलती है हमारे पापा की, लेकिन हमारे गांव में तो हमारे प्रधान की चलती है, प्रधान की चलती है। लेकिन सर हमारे जिले में हमारे प्रधान की भी नहीं चलती, जिले में जिला प्रमुख की चलती है। और सर जी अगर राज्य की बात करूं, राज्य में जिला प्रमुख की भी नहीं चलती, राज्य में मुख्यमंत्री की चलती है। और सर देश में करूं, भारत देश में बात करूं, वो तो मोदी की चलती है जी, मोदी जी, मोदी जी की चलती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। मगर बात तो आपने बहुत सॉलिड कर दी। मतलब हर एक लेवल पे अगर मैं देखूं तो सत्ता है किसके हाथ में, वो परिवर्तित होता जा रहा है। क्योंकि अगर मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो सत्ता किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में।
केंद्र के स्तर पे बात करूं तो प्रधानमंत्री के हाथ में, गांव के स्तर पे बात करूं तो प्रधान के हाथ में, घर के स्तर पे बात करूं तो पापा के हाथ में। सर ये तो माहौल खराब हो गया सर, डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पा रही है। आपने कहा था जिसके हाथ में सत्ता हो वही राज व्यवस्था का केंद्र होगा, अब राज व्यवस्था का केंद्र कहां से लाए? तो इस चीज के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मतलब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने पॉलिटी की मतलब गठन किया है, पॉलिटी को बनाया है जिन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय राज व्यवस्था में प्रशासन को चलाने के लिए जो सत्ता का विभाजन है उसके लिए 3 स्तर भी दिए गए हैं, 3 स्तर भी दिए गए हैं, 3 लेवल्स भी दिए गए हैं, 3 लेवल्स भी हैं जहां जहां यह विभाजन होता है। अब ये 3 लेवल्स कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय स्तर, केंद्र स्तर, सेंट्रल लेवल। दूसरा है सर राज्य स्तर, राज्य स्तर, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल। और तीसरा सर यहां पे आपको देखने को मिलता है सर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन। इसमें प्रधान, आपका ब्लॉक प्रमुख सब कुछ आ जाता है। लोकल गवर्नेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नेंस, गवर्नेंस। समझ गए सर जी? ये 3 लेवल्स हो गए एंड ये 3 टाइप हो गए। ये क्या हो गए? 3 टाइप हो गए, 3 टाइप पावर के 3 आप कह सकते हैं विभाजन, क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशन है, पावर के 3 क्लासिफिकेशन। तो मतलब केंद्र स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग होती है। जी हाँ, केंद्र के स्तर पर यह 3 प्रकार अलग अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये अलग होते हैं। राज्य स्तर पर अलग होते हैं सर जी। राज्य स्तर पर आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग होती हैं, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन पर यह अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेटिव अलग होती है और जुडिशरी आपकी अलग होती है। लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग। समझ गए सर जी? अब दिमाग में बात आ गई पूरी, जो आपने बता दिया अब दिमाग में छप गई बात। ये 3 होती है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये सब ऐसा ही क्यों होता है? चेंज भी हो सकता है। ऐसा करो ना, सब कुछ केंद्र के हाथ में दे दो। 3 जगह क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा? प्रधानमंत्री के चुनाव क्यों करा रहे हो? सब कुछ एक हाथ में दे दो, काम भी आसान होगा, क्योंकि जितने दिमाग होंगे उतने ज्यादा सोचेंगे, उतना टाइम लगेगा। इनके बात तो सॉलिड है, लड़के ने बात तो दिमाग वाली कर दी। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसका जो आधार है, जिस आधार पर वो चलती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक बात बताओ कि महाभारत के अंदर जो बातें बताई गई हैं, महाभारत के अंदर जो बातें बताई गई हैं, आपको कैसे पता है? आपने सुना है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें कहा गया है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा तब तक भगवान अपना स्वरूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट होंगे और पाप का अंत कर देंगे। तो ये चीज आपको कैसे पता? इस चीज का आधार क्या है? आपको कैसे पता वो आएंगे? इस चीज का आधार है सर गीता, भागवत गीता, उसमें ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, तो मतलब हर चीज का एक आधार होता है। जी हाँ, हर चीज का एक आधार होता है। तो सर भारत की राज्य व्यवस्था का कोई आधार है क्या? या आपने याद करी हुई है इसलिए आपको पता है? मैं कि नहीं भाई, मैंने याद नहीं की हुई। अगर मैं बात बताऊं कि भारत की राज्य व्यवस्था का जो आधार है, भारत की राज्य व्यवस्था का जो आधार है वो क्या है, वो बताता हूं। भारत की राज्य व्यवस्था का आधार बताता हूं कि भाई जो भारत की राज्य व्यवस्था होती है, इस चीज को एक लेवल पे समझा जाता है कि इस चीज का आधार क्या होता है। अगर ये थोड़ा सा और छोटा होता तो माहौल बन जाता, तो कोई से छोटा करता हूं, अब बनेगा माहौल। लिखूंगा वही, सिर्फ छोटा करके लिख दूंगा। हाँ, तो जो इन सभी का एक स्तर होता है, इन सभी का एक स्तर होता है, ठीक है, वो स्तर देख लीजिए। ये जितनी भी चीजें हैं सब चीज टिकी किस पे हुई है सर? एक लेटर पे टिकी हुई है, एक अधिकार पत्र पर टिकी हुई है। उस अधिकार पत्र को बोला जाता है संविधान। ये सभी चीजें टिकी हुई हैं संविधान पर। ये सब कुछ टिका हुआ है संविधान पर। मतलब ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। मैं जी भाई, ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है।
ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान क्या है सर? एक इस प्रकार की किताब है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये भारतीय संविधान है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का सारा सारांश है। तो एक चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि अगर आप भारत के संविधान को पढ़ना चाहते हो, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ना चाहते हो, मतलब सॉरी, अगर आप भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ना चाहते हो तो आपको भारत का संविधान पढ़ना होगा। अगर आपने भारत का संविधान पढ़ लिया तो आप भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ लोगे। यही बात है जी सर, बात बिल्कुल सेट है जो आपने बताई, फैक्ट बात बताई आपने कि अगर हम भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं तो संविधान को पढ़ लेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था स्वतः ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, वही काम करते हैं भाई, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब ये बताओ भैया, अगर ये चीज नोट आपने कर ली है तो मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाऊं और नेक्स्ट पेज में भारतीय संविधान के बारे में बताना शुरू कर दूं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारत के संविधान का विकास है। ये चीज तो बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स में आती है। अच्छा, एक और चीज, पॉलिटिक्स और पॉलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स यानी डिप्लोमेसी, कूटनीति जो होती है वो अलग चीज होती है। पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है बेटे, वो चीज अलग है और पॉलिटी अलग चीज होती है। पॉलिटिकल साइंस एक विषय होता है, पॉलिटी किसी का एक आधार होता है सिर्फ। मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं। यदि आप सभी छात्र इस चीज को नोट कर चुके हैं, क्लास के लिए पहला रिक्रूटमेंट यही है कि आप क्लास में बैठे तो पेन और पेंसिल लेके बैठे। अति आवश्यक सूचना, सर आपको ऑस्कर दिलवा दें? अरे भैया यार दिलवा दो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा हो कि मैं पॉलिटी क्या मैं आपसे पहले भी पढ़ा चुका हूं, भाई मेरे 25 बैच खत्म हो चुके हैं लगभग पॉलिटी के आसपास, ज्यादा होंगे कम नहीं होंगे। उसके बाद आपका बैच है, ये बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे थोड़ा बहुत। कहते सर अपने बारे में बताइए, तो यही है चलो ठीक है, यही है मेरे बारे में। लिखिए सर, फिर फटाफट से आप लिखेंगे यहाँ पे संविधान, भारतीय संविधान। यूनिट 1 चल रहा है ना, यूनिट 1, U1 यानी यूनिट 1 चल रहा है। भारतीय संविधान आखिरकार ये है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक अधिकार पत्र है। भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक अधिकार पत्र है। भारत की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था चलाने के लिए अधिकार पत्र, चलाने के लिए अधिकार पत्र, भारत की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए अधिकार पत्र है। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए एक अधिकार पत्र है। भारत की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए एक अधिकार पत्र है। ठीक है सर, समझ गए सर, मजा आ गया? ठीक है, और कोई डेफिनेशन भी है? एक तरीके से एक डेफिनेशन और भी है। कई सारे अध्यादेशों को मिलाकर एक एक्ट बहुत सारे एक्टों को मिलाकर एक पत्र बना है जिसको हम संविधान कहते हैं। बहुत सारे एक्ट मिलते हैं तब जाके ये चीज बनती है। या एक तरीका और भी है, राज्य व्यवस्था का आधार, राज्य व्यवस्था का आधार, राज्य व्यवस्था का आधार। ठीक है, प्रोटोकॉल लेटर भी बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल लेटर, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेशन। ठीक है सर जी, समझ गए सर, माहौल बन गया, माहौल बन गया। अच्छा सर, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ सर जी, मैं पूछो भाई, सर आप संविधान को पढ़ाओगे कैसे? मतलब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होगी ना, जैसे एग्जाम में भी पता लगता रहे। हाँ भाई, भारतीय संविधान मान के चलिए ये भारतीय संविधान है, इसको पढ़ने का तरीका है और वो तरीका मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। बताना मत बस किसी को, बता दिया तो माहौल खराब हो जाएगा, फिर वो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा ठीक है,
दिस इज भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को पढ़ने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिरकार ये बना कैसे था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले आप, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर जी, समझ गए। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आखिरकार ये बना कैसे, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, आखिरकार ये बना कैसे था। ठीक है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, भारत संविधान बना कैसे, भारतीय संविधान बना कैसे, विधान बना कैसे, भारत संविधान बना कैसे, और तीसरी चीज होती है भारत संविधान का विस्तार या फिर भारतीय संविधान विशेषता। इसकी विशेषता थोड़ी सी बतानी पड़ती है, फीचर्स बोलते हैं इसको। और भारत संविधान का विस्तार, भारतीय संविधान विस्तार, संविधान का विस्तार यानी एक्सपेंशन, विस्तार यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी विस्तार, एक्सपेंशन यानी विस्तार मेरे बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आता है। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज किस चीज से कंसिस्ट करती है, इसको हम शुरू करेंगे। दिस इज यूनिट 1 चैप्टर 1। यूनिट 1 के अंदर भी चैप्टर 1 है ये। तो पहला पॉइंटर ये है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहां से शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आता क्या है, हर एक में हल्का हल्का बता देता हूं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो पुराने एक्ट जिनके आधार पर भारत का संविधान बना, क्योंकि भारत का संविधान बहुत सारे एक्टों से मिलकर बना है, जो ब्रिटिश काल में आए थे, कंपनी के काल में आए थे, तो वो सब चीज आती है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है सर जी। दूसरा, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, आखिरकार भारत का संविधान बना कैसे, इसके अंदर आती है भारत की संविधान सभा आती है। ठीक है, और भारत के जब इसका निर्माण हुआ था तो इसमें बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिली थी, बहुत सारे प्रारंभिक एक्ट देखने को मिले थे। प्रारंभिक एक्ट कौन से हैं, जो 1946 है। ठीक है, अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह, वो सब चीज आती है। भारत संविधान की विशेषता की बात करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता यानी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे भारत में से कौन कौन से विदेशी स्रोत क्या है भारत के संविधान के, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, भारत के संविधान में आर्टिकल कितने, अनुच्छेद कितने, ये सब। अच्छा, इसके बाद भारत संविधान का विस्तार क्या है जी। अच्छा, मैं अगर इसको सिलेबस के ऊपर समझाना चाहूं तो ये वाली जो चीज है, ये आपकी यूनिट 1 जो है, ये भारत संविधान की हिस्ट्री है। हिस्ट्री प्लस भारत संविधान का ओरिजिन, जो पहला और दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है भारत के संविधान का स्वरूप, फीचर्स आ जाएंगे सारे के सारे इसमें। और उसके बाद ये जो है ना, ये सारे के सारे पॉइंटर यानी 3 से लेके और 20 तक, 3 से लेके और 20 तक जो है, ये सब किस चीज में आते हैं मेरे बच्चे, 3 से लेके और 20 तक, ये सब की सब उठा के आप फेंक दीजिए लास्ट में, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान का विस्तार। 20 सिर्फ लिखे हुए, 25 चैप्टर कराता हूं मैं इसमें, सिर्फ लिखे हुए 20 है, 25 कराता हूं मैं चैप्टर। ठीक है, याद रखना, अगर एक दिन में एक भी चैप्टर कराऊंगा तो भी 25 क्लास तो तब भी लगेगी, पर एक दिन में एक चैप्टर हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये है भाई साहब, इस तरीके से आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बच्चा फिर से पूछ रहा है क्या मेरे कमेंट आ रहे हैं। ऐसा कोई भी छात्र है अगर वो इस प्रकार से पूछता है मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस बात का मैं सीधा मतलब ये मानूंगा ये लड़का शुरुआत से क्लास में नहीं है। ध्यान दीजिए, एक आवश्यक सूचना, क्लास के अंदर बीच क्लास से नहीं जुड़ेंगे आप, कोई भी क्लास में आप शुरुआत से जुड़ो बेटा, आप तभी समझ पाएंगे चीजों को। अगर आप बीच में से जुड़ेंगे आप बाकी बच्चों को भी परेशान कर रहे होंगे। मैं परेशान आपसे नहीं होऊंगा कभी भी। ठीक है, मुझे हमेशा ही अच्छे लगेंगे आप अपने खास छात्र हैं, लेकिन आप शुरुआत से नहीं जुड़े, ये आपकी गलती है। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए भारत संविधान का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान का इतिहास, संविधान का
ऐतिहासिक या फिर भारत संविधान का इतिहास डालो सीधा, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, समझे समझे। देखो अब यहां पे लिखना शुरू करेंगे, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान के निर्माण में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका कंपनी के प्रशासन, कंपनी, कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, प्रशासन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान, के प्रशासन के दौरान, के दौरान आए प्रमुख एक्टों पर आधारित है, दौरान आए प्रमुख एक्टों पर आधारित है, आए प्रमुख एक्टों पर आधारित है, एक्टों पर आधारित है। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा भैया, इसके ऊपर इंग्लिश इसकी लिख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड अपॉन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड अपॉन, the Constitution of India based upon, the Constitution of India based upon important acts, important acts which passed during company, which passed during company और ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह कॉलोनाइजेशन लिखते हैं हम, मतलब जो मॉडर्न इंग्लिश कहती है वो कहती है कॉलोनाइजेशन लिखो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कॉलोनाइजेशन लिख लो, ब्रिटिश रूल लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ड्यूरिंग कंपनी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। हाँ जी सर, ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन सर अभी भी एक दिक्कत है, आखिरकार ये एक्ट भारत में आए क्यों थे? मतलब मैंने इसमें क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो हमारे ऊपर कंपनी का शासन था ना, जो हमारे ऊपर कंपनी का शासन था या हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, तो बहुत सारे एक्ट भारत में आए थे, उनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। अब सारी बात है कि ये एक्ट भारत में क्यों आए थे, ये एक्ट भारत में क्यों आए थे, तो थोड़ी सी चीज लिखूंगा, ये चीज आप भी नोट करना, फिर आपको पता लग जाएगा आखिरकार ये एक्ट भारत में क्यों आए थे। ठीक है जी, चलो क्लियर है। हाँ सर, बात शुरू होती है 1600 से, कहानी की शुरुआत होती है 1600 से। 1600 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, भारत आगमन, कंपनी का भारत आगमन। ठीक है भाई। अच्छा, ये सब चीज आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं सर इसकी इंग्लिश लिखनी जरूरी है, नहीं भाई, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे आपको नोट्स बनाने हैं आप ऐसे बना लो। मैं तो दोनों भाषाएं लिख रहा हूं ताकि आपको किसी को दिक्कत नहीं आए। अगर आपको हिंदी पसंद है आप हिंदी में बना लो, अगर आपको इंग्लिश पसंद है आप इंग्लिश में बना लो, इस बात की टेंशन मत लो, दोनों लिखनी है, एक लिखो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और 1600 से लेकर और
आपकी 17 या 1600 से लेकर और 1757 तक, 1765 तक कंपनी ने भारत में क्या किया? ठीक है, कंपनी ने भारत में व्यापार किया, कंपनी ने भारत में व्यापार किया, भारत में व्यापार किया, व्यापार, ट्रेड किया, ट्रेड किया भाई। ठीक है जी। अच्छा, इस कंपनी पर अधिकार किसका था? ठीक है, इस कंपनी पर अधिकार किसका था? अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसका अधिकार था सर? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1765 से लेकर और 1773 तक, ये बीच का समय जो है, इसमें कंपनी ने क्या किया? इसमें कंपनी ने क्या किया? पहली चीज कंपनी ने किया है, जो भी किया है, क्या क्या? व्यापार भी किया और प्रशासन की शुरुआत की। क्या किया बेटा? प्रशासन की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईआईसी का पूरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या किया? कंपनी ने व्यापार भी किया और प्रशासन भी किया। ठीक है, और लेकिन प्रशासन की शुरुआत की है, बहुत इनिशियल स्टेज पे प्रशासन किया है, प्रशासन की शुरुआत की है। अच्छा, 1773 से लेके और 1773 से लेके और 1858 तक, इस बीच में कंपनी ने क्या किया है? इस बीच में कंपनी ने व्यापार भी किया है और प्रशासन भी किया है, व्यापार भी किया और प्रशासन भी किया। 1858 में जाके कंपनी का खेल खत्म हो जाता है और 1858 से लेकर और 1947 तक, 1858 से लेकर और 1947 तक यहां ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन किया है, सिर्फ प्रशासन किया है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सिर्फ प्रशासन किया है, सिर्फ प्रशासन किया, कोई व्यापार नहीं, सिर्फ प्रशासन किया, कोई व्यापार नहीं किया। ठीक है, चलिए। अब माहौल क्या है? अब माहौल क्या है? माहौल मेरे बच्चे ये है कि जब जब प्रशासन कहीं पर होगा, जब जब प्रशासन कहीं पर होगा तो उसके लिए कुछ अधिनियमों की, कुछ एक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जब जब कहीं पर प्रशासन होगा, जब जब कहीं पर प्रशासन होगा, जब जब कहीं पर प्रशासन होगा तो उस चीज के लिए अधिनियम या एक्टों की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन को चलाने के लिए अधिनियम या एक्टों की आवश्यकता पड़ती है, जो एक्ट आपको भारत में 1773 से लेकर और 1947 के बीच में देखने को मिले, और उन्हीं एक्टों के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। ये चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये चीज आप नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है, और लीजिए, आराम से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है, आधार बेस की। ठीक है, या आधार की जगह अधिनियम लिखो सीधा, अधिनियम यानी एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अतः 1773 से लेके 1773 से लेके और 1947 के मध्य आए एक्टों के आधार पर, आए अधिनियम या एक्टों के आधार पर, आए अधिनियम एक्ट्स के आधार पर, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई।
पृष्ठभूमि तैयार हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तैयार हुआ, पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, याद रख लेना जो बताया है। अब ये जो एक्ट होते हैं, ठीक है, ये अधिनियम जो एक्ट होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं, कंपनी एक्ट और एक होते हैं क्राउन एक्ट। क्राउन को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन, कंपनी को कंपनी बोलेंगे हिंदी में, इसको शाही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? शाही बोलेंगे। अभी कौन कौन से एक्ट हैं ये आपको कल की क्लास में पता लगेगा। अथर्व कह रहा है कैन यू प्लीज यूज इंग्लिश? हे अथर्व, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम टेलिंग यू इन द बोथ द लैंग्वेजेस। हे अथर्व, please be have patience and be have coordinations with us and I'll definitely teach you in the both languages. I hope you got it. कैसी रही आपकी आज की क्लास? आप बताइए। समय हो चुका है, शायद आप अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने देखा नहीं कि आपका क्लास का समय हो चुका है, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी और जो चीज आपको बताई जा रही है वो आप ध्यान प्रकार से समझ पा रहे होंगे। पॉलिटी को पढ़ने का मजा ही कुछ और है लाइफ में। अच्छा, आपको कोई डाउट बनता है किसी भी बच्चे को, तो ऐसी स्थिति में आप मेरे इंस्टाग्राम jeetrana.77 JEETRANA.77 से जुड़ सकते हैं। वो इंस्टाग्राम अकाउंट आप ही का है, मैं तो सिर्फ चला रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट आता है वहां डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हर एक छात्र से मैं पर्सनली सबको रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है, समय निकाल कर। ठीक है, तो आप वहां पूछ सकते हैं डाउट, आपके डाउट्स का रिप्लाई किया जाएगा निश्चित तौर पर। चलो, आज की क्लास बेटा यहीं रोकनी पड़ेगी, मैंने देखा नहीं आप लोगों का समय हो चुका था, तो अब आप लोगों का कमेंट मुझ तक नहीं आ पाएगा, पर कोई समस्या नहीं है। आपका जो भी डाउट होगा वो कल की क्लास में मैं लास्ट में 5 मिनट में ले लूंगा। ठीक है, आपने डाउट लिख लेना, जो भी डाउट हो आपके। अब कल मुलाकात करता हूं, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।